वेलकम टू अनदर चैप्टर ऑन एजिंग। आज एजिंग में हम कुछ सब सेल्यूलर और बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर चेंजेस की बात करेंगे। तो दिस चैप्टर या दिस लेक्चर इज़ डेडिकेटेड टू सब सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस इन एजिंग या ड्यूरिंग एजिंग। नाउ ये जो एजिंग का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि एजिंग डिटीरियरेशन होता है। वक्त के साथ हमारा बॉडी या ऑर्गेनिज्म का बॉडी धीरे धीरे अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उनके साथ पेस नहीं बिठाता और धीरे धीरे डिटीरियरेट करता है। इसी की वजह से एजिंग होती है और फाइनली इट लीड्स टू डेथ। सेनेसेंस क्यों होती है ये हमने देखा ही है कि सेनेसेंस वक्त के साथ नेगेटिव चेंजेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं और ये जो नेगेटिव चेंजेस हैं ये बहुत सारे हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन सिस्टम, हमारा ये डीएनए और आरएनए लेवल्स, इनमें चेंजेस आते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं। तब ये लेवल्स हमारे ख़राब हो जाते हैं और एजिंग स्टार्ट हो जाती है। अब एजिंग में हम अगर इस तरह के चेंजेस की बात करें तो सामान्य कोशिकाओं के जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोमल एंड्स, इनके जो एंड्स होते हैं वहाँ पर ग्वानिन रिच चेन पाई जाती है नॉर्मल क्रोमोसोम्स में। ये सिरे या ये एंड्स टीलोमियर कहलाते हैं। इन एंड्स का एजिंग के साथ सीधा रिलेशन पाया गया है, क्योंकि जैसे जैसे सेल डिवाइड करती जाती है ये एंड्स छोटे होते जाते हैं। ये एंड्स छोटे होते हैं और इनके साइज़ डिक्रीज़ होते जाती है। टीलोमेरेज एक एंजाइम है जो क्रोमोसोम को डिवाइड करने पे प्रेरित करती है। सो इट लीड्स टू माइटोसिस। सो जैसे जैसे ये एंड्स घटते चले जाते हैं वैसे वैसे डिवीजन कैपेसिटी इसकी कम होती जाती है ना। इसके साथ साथ हमारे जो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए मटेरियल पाया जाता है, तो डीएनए इज़ ऑफन लिंक्ड विथ हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये जो यूक्रोमैटिक सेल होती है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए कंबाइंड अवस्था में पाए जाते हैं और इन हिस्टोन ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के साथ पाए जाते हैं। वृद्धावस्था के साथ साथ मतलब जैसे एजिंग होती जाती है ये क्रॉस लिंक्स हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बढ़ जाती है। तो हिस्टोन के साथ जब डीएनए की क्रॉस लिंकेज बढ़ जाती है तब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है या कम उम्र के क्रोमोसोम से ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट डीएनए सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट की तरह काम करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। सो नॉर्मल केस में हिस्टोन्स आर फाउंड इन एज्ड पीपल या वो लोग जो बूढ़े हो चले हैं उनके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये क्रॉस लिंक्स हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जब डीएनए का बन जाता है तो डीएनए टेम्पलेट बनाने के लिए फ्री नहीं रहता। एज अ रिज़ल्ट डीएनए का जो रिपेयर का काम है वो भी कम हो जाता है। सो ये जो डीएनए रिपेयर क्योंकि कम हो जाता है, बहुत सारी श्रृंखलाएं जो दोहराई भी जाती हैं जिसको रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं, तो ये जो डीएनए ये अधिक लंबी आयु के लिए ज़्यादा अनुकूल है। अगर अधिक डीएनए अप्रभावी हो जाएगा तो जंतु की उम्र पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती उम्र के साथ डीएनए का कार्य करने का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके नेचर में चेंज आ जाता है। हिस्टोन्स सामान्यतः डीएनए के को निरोधन करते हैं। फॉस्फोराइलेशन और एसिटाइलेशन होने पर हिस्टोन डीएनए के साथ बॉन्ड छोड़ देते हैं, इसीलिए डीएनए टेम्पलेट की तरह कार्य करने के लिए फ्री हो जाता है। अगर इसी डीएनए का मिथाइलेशन हो जाए जो ओल्ड एज में हो ही जाता है, सो मिथाइलेशन होने पर हिस्टोन और डीएनए के ये बॉन्ड्स वापस से बन जाते हैं। जब इस तरह के बॉन्ड्स वापस बन जाते हैं तो डीएनए अब टेम्पलेट के रूप में काम करने के लिए अवेलेबल नहीं रहता और उसकी सिंथेटिक एक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई डीएनए इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एजिंग।
नाउ डीएनए के साथ साथ कुछ जो सब सेल्यूलर चेंजेस हैं वो सेल की ऑर्गेनील्स के अंदर पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन भी शामिल है। नाउ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके साइज़ में और इनके नंबर में एजिंग के साथ साथ या उम्र के साथ साथ कमी आती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ग्लाइकोलाइसिस और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, रेस्पिरेशन की रेट भी कम हो जाती है। जैसे सेल ऑर्गेनिज्म एज करता है, ये जो रेस्पिरेटरी चेन है ये ख़त्म होने लगती है। इसीलिए ये जो फंक्शन है ग्लाइकोलाइसिस और मेटाबॉलिज्म से कंसर्न, ये कम होता जाता है। सो एज अ रिज़ल्ट अगेन मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट पड़ता है और एजिंग कॉज होती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है एजिंग का, जिसको हम अपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। मतलब जब एक सेल को सुसाइड करने के लिए या मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इस तरह के डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स जमा हो जाते हैं जो उसको ज़िंदा या लाइव नहीं रहने देते। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये ब्रेक डाउन कर लेते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट्स को, जो ज़रूरी होते हैं उसके सर्वाइवल के लिए। कुछ एंजाइम जैसे डीएनएजेस, ये डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है जो न्यूक्लियस में पाई जाती है। एज अ रिज़ल्ट अगेन सेल डाइज। ग्रेजुअली जैसे जैसे सेल डाई करती जाती हैं, 1 से 2, 2 से 4 करती जाती हैं, वैसे वैसे हमारा बॉडी नेक्रोसिस से सफ़र करता है। ये नेक्रोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जो एक सेल के डैमेज होने पर होता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कोई पॉइजन है, कोई इंजरी है, कोई इन्फेक्शन है, या ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से, कोई स्ट्रोक पड़ने की वजह से जब सेल को सप्लाई कम हो जाता है तो सेल मर जाती है, और क्योंकि उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जो सेल को डिस्ट्रक्शन की तरफ प्रेरित करती है, और सेल जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होती है वैसे वैसे एजिंग बढ़ता जाता है। Another very important event causing aging is protein modification. ये जो प्रोटीन्स हैं, वी ऑल नो एंजाइम्स आर ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम और ये पूरा एक इवेंट है जो बहुत ज़्यादा आगे जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे समझा जाता है। प्रोटीन्स मेजर कंपोनेंट होते हैं, और ये फ्री रेडिकल जो अटैक होता है ये उसके टारगेट सिस्टम होते हैं। फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन और मॉडिफिकेशन कॉज करता है अमीनो एसिड में, एंड एज अ रिज़ल्ट प्रोटीन्स मॉडिफाई हो जाते हैं, उनका फंक्शन चेंज हो जाता है, और देन अगेन दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल्स, and accumulated cells when die they cause aging to take place. Now एक और सिस्टम है जिसकी वजह से एजिंग होता है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे सेल्स की एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, इसमें आने वाले जितने भी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इन इंटरनल मेम्ब्रेन्स का सैचुरेशन और पर ऑक्सीडेशन, ये 2 इवेंट्स प्रभाव दिखाते हैं। इसके लिए आयनाइज्ड रेडिएशन, अल्कोहल या कुछ और फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ मनुष्य इन सब चीज़ों का सेवन करता है या ये जाने अनजाने शरीर में जाते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट अफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो जाता है। बॉडी में परऑक्सीडेशन को सही करने पे कुछ एंजाइम्स जैसे ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड वगैरह वगैरह भी पाए जाते हैं, लेकिन जब क्षति की मात्रा या जब लॉस गेन से बढ़ जाता है तब एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। Another event in during aging processes seen in the nucleus, ये जो न्यूक्लियस है this is found inside the cells. न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो ये प्रभावित हो जाता है, और जैसे ही न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो प्रभावित होता है, ये न्यूक्लियस है ये कोई पीड़ित न्यूक्लियस जैसा दिखाई देने पड़ता है या रेडिएशन पीड़ित न्यूक्लियस जैसा दिखाई देने पड़ता है, और न्यूक्लियस सिकुड़ जाता है। इसके अंदर डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स डेवलप हो जाते हैं, या इसके अंदर क्रोमैटिन की मात्रा चेंज हो जाती है, और
ये जो अलग अलग स्टेन लेने लगता है और पैचेस के रूप में दिखाई देता है, हम इसको पिक्नोसिस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पिक्नोसिस इवेंट कहलाता है। सो दिस इज़ हाउ द न्यूक्लियस चेंजेस। डीएनए मॉडिफिकेशन के बारे में अपन ने पहले पढ़ा ही था, कैसे डीएनए मॉडिफाई करता है। नाउ एज के साथ साथ लेट्स टॉक अबाउट सब सेल्यूलर ऑर्गेनील्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ राइबोसोम्स जो जिसकी वजह से mRNA प्रभावित होती है, राइबोसोम्स कम होने लगते हैं, तो इनका जो एक्टिविटी है वो घट जाता है। वी ऑल्सो नो कि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब ये डिक्रीज़ हो जाता है तो मीन्स राइबोसोम्स आर नॉट इक्वल इन फंक्शन, दे आर नॉट प्रॉपर इन अमाउंट, तो सिंथेटिक एक्टिविटीज़ सारी कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। नाउ नेक्स्ट असर जो सेल ऑर्गेनील्स पे पड़ता है वो लाइसोसोम्स पे पड़ता है। लाइसोसोम्स जो सुसाइडल बैग्स भी कहलाते हैं, आम तौर पे वो अपनी सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत अप्रोप्रिएटली दिखाते हैं, लेकिन जब इनमें ऑटोलिटिक फंक्शन बढ़ जाता है और एंजाइम इनमें से रिलीज़ हो जाती है जो दूसरे ऑर्गेनील्स को एनगल्फ करके खा जाती है, तो ये बॉडी को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं। ये आपके सामने स्लाइड चल रही है टीलोमियर्स की। टीलोमियर्स जैसे कि आपको बताया है, क्रोमोसोम का जो एंड है उनको टीलोमियर कहते हैं। रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस यहाँ पाए जाते हैं। एजिंग जो सेल्स होती हैं उनकी टीलोमियर्स बहुत छोटे हो जाते हैं क्योंकि डिवीजन बढ़ जाता है, और इनकी लेंथ अलग स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करती है। टीलोमियर्स के बारे में माना जाता है कि ये वो लॉक होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कि एक सेल कितनी बार डिवाइड कर सकती है। सो टीलोमेरिक सीक्वेंस छोटे हो जाते हैं जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है। एक बार टीलोमेयर श्रिंक होने लग जाता है तो उसके बाद वो डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देता है, और जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता जाता है और इंसान एज करता है और वो मर जाता है। सो शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर्स या टीलोमेयर्स का छोटा होना, साथ ही बढ़ती उम्र के साथ कुछ एजिंग पिगमेंट्स होती हैं जैसे लाइपोफ्यूसिन, ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये जमा हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट इंसान एज करता है, जो एविडेंट होता है उसके बॉडी में लाइपोफ्यूसिन ग्रैन्यूल्स, पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो अगेन पॉइजनस होते हैं, बॉडी को वीकनिंग की तरफ ले जाते हैं या उसको कमज़ोर बनाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, साथ ही साथ हमारे जो इसकी रेट है सेल डिवीजन की रेट भी कम होती चली जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट चेंज विच टेक्स प्लेस आर कि ये जो बढ़ती उम्र है उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे बॉडी के फैक्टर्स प्रभावित होते हैं जिनकी वजह से बॉडी नेगेटिव की तरफ जाता है। जैसे एंजाइम्स में चेंज आते हैं, बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी एंजाइम्स की मात्रा कम पड़ जाती है। कुछ जैसे LDH, SDH या LDH मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, SDH मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज वगैरह, ये अमीनो एसिड ट्रांसफरेज, ये ऐसी एंजाइम्स हैं जिनकी मात्रा एज के साथ या एज बढ़ने के साथ घटती है। एल्डोलेज, लाइसोजाइम्स, कैथेप्सिन मतलब ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, इनकी बढ़ती हुई एज के साथ इनकी मात्रा बढ़ती है, मतलब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कीप इंक्रीजिंग एंड कंस्ट्रक्टिव एंजाइम्स डिक्रीज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की बात करते हैं तो ये एंजाइम 5 फॉर्म्स में पाई जाती है। LDH इज़ फाउंड इन 5 डिफरेंट फॉर्म्स। ये एक आइसो एंजाइम है और इसके जो मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर 4 तरह की चेन्स पाई जाती हैं, और इन 4 तरह की चेन्स में 2 चेन्स जिनको हम A और B भी कह सकते हैं ये पाई जाती हैं। इन A और B का अलग अलग कॉम्बिनेशन पाया जाता है, इसलिए हम इसको LDH1, LDH2, 3, 4 एंड 5 कहते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है इन 5 एंजाइम का स्वरूप अमाउंट बदलता चला जाता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस दौरान B4 नाम की LDH एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ये जो B4 है ये एनारोबिक स्थिति में क्रियाशील रहती है,
मतलब इट हेल्प्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे B4 की मात्रा कम होती जाती है, तो व्यक्ति के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता। So these all are the enzymes, plus there are many other enzymes which keep changing their forms and they show a deteriorating effect so that the animal ages. Animal age करता है। Now बढ़ती एज के साथ कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, जैसे पहले भी अभी मेंशन किया था कि डीएनए में मिथाइलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स अब डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और उसको टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं करने देते हैं। क्रोमैटिन की रीमॉडलिंग हो जाती है, और क्रोमैटिन की रीमॉडलिंग होने की वजह से अगेन क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए आरएनए में ही पाया जाता है, तो ये प्रभावित हो जाता है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है जो बच्चों जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं उनके बीच में मिथाइलेशन पैटर्न्स को स्टडी किया गया, और साथ साथ बूढ़ों के अंदर भी स्टडी किया, तो देखा गया कि डीएनए मिथाइलेशन एजिंग के दौरान बढ़ती चली जाती है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं वही लिखा है जो पहले आपको मैंने समझाया था, कैसे हिस्टोन प्रोटीन्स देन डीएनए में मिथाइलेशन इफेक्ट अपना दिखाते हैं एंड द एनिमल स्टार्ट्स एजिंग। एक स्टेम सेल एग्जॉस्शन है। हम सब जानते हैं स्टेम सेल्स वो होती हैं जो किसी भी तरह के अन्य टिश्यू को बना सकती हैं, होमोटिपिक या हीट्रोटिपिक जो भी प्रोडक्शन हो स्टेम सेल कर सकती हैं। ये स्टेम सेल्स के अंदर डिजेनरेशन आ जाता है और इनकी पोटेंशियल कम हो जाती है, और इसी के साथ ब्लड बनना भी कम हो जाता है, और भी दूसरी चीज़ें हैं वो ऑल्टर्ड उनके अंदर इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, एंड ये जितने भी ऑल्टर्ड इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन है इनकी वजह से प्रभावित होते हैं। ना कुछ और चेंजेस आते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स में चेंजेस आते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी के अंदर, ये लगभग हमारे बॉडी में सभी पार्ट में पाया जाता है। इनमें इलास्टिन, एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन नाम के मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इनमें से ये जो कोलेजन है ये स्किन की डर्मिस के साथ मिलकर कोरियम बनाता है। ये कोरियम टेंडन्स और कार्टिलेज का मेन कंपोनेंट होता है, और मसल सेल के अंदर और नॉर्मल सेल्स के अंदर भी ये स्टेबल कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये बॉडी के वेट का टोटल 30% तक पाया जाता है। उम्र के साथ साथ कोलेजन के मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और ये कोलेजन के मॉलिक्यूल्स आपस में भी क्रॉस बॉन्ड्स बना लेते हैं या क्रॉस लिंक्स बना लेते हैं, और ये एज अ रिज़ल्ट ये क्लोज आ जाते हैं क्रॉस लिंकेज की वजह से। ये क्योंकि ये त्वचा के आसपास रहते हैं, ये डर्मिस में पहले ही बताया कोरियम बनाते हैं, तो ये त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना मेन इन्हीं क्रॉस लिंक्स का काम है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं जो कोरियम की वजह से बनते हैं, ये जो स्किन है इसके अंदर न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस और दूसरी और जैसे ऑक्सीजन है इनको पहुंचने में बाधा डालते हैं। एज अ रिज़ल्ट ये जो स्किन है ये वीक होती चली जाती है और झुर्रियाँ पड़ती जाती हैं। अनदर तरह का चेंज जो बॉडी के अंदर आता है वो है डिक्रीज़ इन ईस्ट्रोजन लेवल। वो अपन ने पिछले चैप्टर में बात की थी कि बढ़ती उम्र के साथ एंडोक्राइनोलॉजी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट मेल मेंबर्स और फीमेल दोनों ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, और वो जो फीमेल्स में जो मेनोपॉज है इसकी वजह से बहुत सारी अड़चन आती है। FSH का सिक्रीशन, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, इन सभी का सिक्रीशन प्रभावित होता है, एंड अप्रोप्रिएट सिक्रीशन और अप्रोप्रिएट मेटाबॉलिज्म की वजह से पूरी न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। एज अ रिज़ल्ट बॉडी का फंक्शन वीक हो जाता है। सो दिस वाज हाउ सब सेलुलर चेंजेस, मतलब सेल के अंगकों में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स वगैरह अपन ने बहुत सारी स्टडी करे, इन सब में चेंज आते हैं। साथ ही बायोकेमिकल कंपोनेंट्स जैसे क्रोमैटिन में, डीएनए में, हिस्टोन में, प्रोटीन्स में, एंजाइम्स में और हार्मोन्स में, और इनके मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज हमने डिस्कस करे। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर we will be studying about the different theories of aging. Thank you.